कैसे हो प्यारे बच्चों। संधारित्र की दुनिया में आपका स्वागत है। द वर्ल्ड ऑफ कैपेसिटर्स इज वेटिंग फॉर यू। जॉइन अस एट साइंस एरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस होना है। समांतर प्लेट संधारित्र, लॉकडाउन की लुक्तियाँ, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट्स हैं और पैरेलल है और काम है उनका चार्ज स्टोर करना। पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो समान ज्यामिति यानी ज्योमेट्री सेम होना चाहिए। गोलाकार है तो गोलाकार, बेलनाकार है तो बेलनाकार और आयताकार है तो आयताकार। दो समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समान होना क्यों जरूरी है? ताकि आवेश घनत्व सिग्मा सेम हो दोनों प्लेट के लिए। दो समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल के आवेशित, कैसी आवेशित? विपरीत आवेशित। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विपरीत आवेशित धातु की प्लेटें, धात्विक प्लेटें जब किसी परिमित दूरी पर एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हो तो ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कही जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? प्लेट से हमारे पास जिनका कुछ ना कुछ अपना क्षेत्रफल है। आयताकार प्लेट हो सकती है, गोलाकार प्लेट हो सकती है और किसी बेलन के आकार की प्लेट भी हो सकती है। तो ये दो प्लेट हैं। ये प्लेट मान लो धनावेशित है और इस प्लेट का जो आंतरिक सिरा है वो यदि ऋणावेशित है तो हमें पता है कि ऐसे सिस्टम की धारिता बहुत ज़्यादा होगी। अभी आपने देखा ही था। अभी सर आपने देखा होगा, हमने तो कल देखा था। ये प्लस प्लस इनके बीच में ही पृथक्करण है। ये पृथक्करण ऐसे नहीं, ऐसे पृथक्करण बीच का वो डी और इन दोनों प्लेट का एरिया सेम है, उसको मैं ए से डिनोट कर सकता हूँ। और इन प्लेटों के मध्य परावैद्युत भरा हो सकता है। फिलहाल हम निर्वात ले लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ की चर्चा अलग से कर लेंगे। निर्वात की उपस्थिति है या फिर आप बोल सकते हैं कि वायु ही है, क्योंकि वायु और निर्वात के परावैद्युतांक में कोई खास फर्क नहीं है। तो मैंने निर्वात ले लिया आइडियल केस और उसका परावैद्युतांक क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ये जो प्लेट्स हैं इनकी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। इनकी ज्यामिति सेम है। कैसी ज्यामिति है? दोनों की आयताकार ज्यामिति है। क्षेत्रफल समान है, एरिया भी दोनों का सेम है। तो इसके पास जितना Q होगा प्लस का उतना ही Q इसके पास माइनस का होगा और एरिया सेम होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व भी सेम होगा। सिग्मा आपने पढ़ा है Q डिवाइडेड बाई A। हमने तीन तरह के आवेश घनत्व पढ़े हैं। रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा Q डिवाइडेड बाई लेंथ, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा Q डिवाइडेड बाई A और आयतन आवेश घनत्व Q डिवाइडेड बाई V। तो एरिया सेम है और चार्ज तो सेम है ही, तो सिग्मा भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसके लिए सिग्मा जो होगा उसको मैं प्लस सिग्मा बोल सकता हूँ और इसके लिए जो सिग्मा होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनस सिग्मा। ये आखिर कैसे हुआ होगा?
जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हम एक चालक पट्टिका को जब उदासीन पट्टिका के नज़दीक लेकर के आते हैं और जो भू संपर्कित हो तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। हमने जो चालक पट्टिका लेके आए थे वो प्लस प्लस आवेशित थी और जो उदासीन थी उसमें प्रेरण के कारण माइनस माइनस इधर इकट्ठा हो गया था आकर्षण के कारण, और प्लस प्लस दूर भाग गया था, लेकिन सतह को छोड़ के तो नहीं जा पाएगा। फिर हमने उनका काम तमाम ही कर दिया। विभव में हम अत्यंत कमी करना चाहते थे, काम तमाम कैसे हुआ था? अर्थिंग से। तो ये व्यवस्था ही वास्तव में क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है। ये प्लेट्स ऐसे रखी हुई है, ऐसे मान लो। या फिर हम बोल सकते हैं कि दूसरा मेथड जो है इनके क्रिएशन का, कि हमने किस तरह से ये व्यवस्था की होगी। हम दो धातु की प्लेट ले सकते हैं। ये मैंने एक प्लेट ले लिया और ये मान लो दूसरा प्लेट ले लिया। इन दोनों प्लेटों को मैंने किससे जोड़ दिया? दोनों ही उदासीन है स्टार्टिंग में, एरिया सेम है इनका, इनको मैं बैटरी से जोड़ देता हूँ। किससे जोड़ दूँ दोनों प्लेट को? बैटरी से, जिसका कोई वोल्टेज है। V वोल्ट की बैटरी से यदि हमने जोड़ दिया इनको तो क्या होगा? ये बैटरी का धनावेश है और ये बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल है। तो धनावेश क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होंगे और इलेक्ट्रॉन गायब होंगे तो इसके पास बचेगा क्या? धनावेश। और ये किसको आवेशित करेगा? ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा इसको। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सप्लाई। तो इसको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब दो चालक प्लेट को, उदासीन चालक प्लेट को किसी बैटरी से संयोजित करते हैं काफ़ी पर्याप्त टाइम तक, तो वो दोनों प्लेटें क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। जो धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट है वो धनावेशित हो जाता है और ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। समझ गए क्या इस बात को? अब इस बैटरी को यदि हटा दिया जाए, अब इस बैटरी को क्या कर दें हम? हटा दें। तो इसके पास आवेश रह गया प्लस का क्यू और इसके पास आवेश रह गया माइनस का क्यू। यानी अब ये आवेश इन धात्विक प्लेट की सतह को छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कार्यफलन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ कार्यफलन के बराबर देने वाली ऊर्जा किसी के पास है नहीं। हम बार बार एक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, और मैंने बार बार इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई है। कार्यफलन क्या होता है? किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों को जस्ट मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। यानी धात्विक पदार्थ के पास, धात्विक प्लेट के पास आवेश तो होते हैं, मुक्त आवेश तो होते हैं, लेकिन मुक्त इतने ही होते हैं कि वो उस प्लेट के इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, उसकी प्लेट की सतह को छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये आवेश प्लस क्यू और ये आवेश माइनस क्यू। यानी अब आवेश जैसे ही बैटरी आपने हटा दिया तो बैटरी ने एक तरह से इन दोनों प्लेट को चार्ज सप्लाई किया और बैटरी के हटने के बाद जितना भी चार्ज सप्लाई हुआ था वो अब क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसको प्लस क्यू मिल गया और इसको माइनस क्यू मिल गया। यानी ये एक तरह से कैपेसिटर बन गया। ये क्या बन गया? एक तरह से कैपेसिटर, संधारित्र बन गया। इसकी कितनी धारिता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक प्लेट दिखाया, प्लस और माइनस का आयताकार प्लेट, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। ऋणावेशित और धनावेशित कैसे किया हमने? बैटरी के संयोजन से। तो इसके पास पृष्ठ आवेश घनत्व मैंने मान लिया कि प्लस सिग्मा है, तो इसके पास क्या होगा? माइनस सिग्मा। कब? जब दोनों का ही एरिया क्या हो? सेम हो। यदि दोनों प्लेट का एरिया सेम नहीं होगा तो सिग्मा सेम नहीं होगा, आवेश सेम होने के बावजूद। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका सिग्मा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हमने आइडियल केस लिया है। वैसे डेफिनेशन में भी ज़रूरी है कि आइडियल कैपेसिटर के लिए क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये तो हो गया समांतर प्लेट संधारित्र है क्या, कैसे दिखता है, कैसे समांतर प्लेट संधारित्र बनता है। इस संधारित्र की धारिता हमें कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये डेफिनेशन मिटा रहे हैं बच्चों हम, और इस प्लेट को भी मैं अलविदा कहता हूँ। अलविदा तुम भी। नई हेडिंग हमारे साथ क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का
कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बुक किस मेथड ही पढ़ा देते हैं एक बार, तो किताब का मेथड ही, जिसमें हमारा कोई ख़ास ज्ञान का आपको अलग से फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स आएगा और आपको बताएंगे गाउस का नियम यूज़ करके कि कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, तब पता चलेगा कि सुरभित सर ने पढ़ाया है, और वो सुरभित सर ही पढ़ाएंगे। हो सकता है बाकी के टीचर माथापच्ची ना करें उसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी। तो समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता की गणना करते हैं हम। ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र में केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूँ कि साइड से हम जब देखेंगे, साइड व्यू दिखा रहे हैं हम, तो ये धनावेशित है और एरिया सेम होने के कारण इसके पास पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इसके पास माइनस सिग्मा है। चार्ज कितना है इस प्लेट के पास? प्लस क्यू, और इसके पास माइनस क्यू। एरिया दोनों का सेम है, इस वजह से सिग्मा भी क्या है? सेम है। बस सिग्मा का चिन्ह क्या है? अलग है, क्योंकि यहाँ क्यू माइनस है। तो basically what we have to calculate is capacitance, and we know that capacitance is Q divided by V. So if you are looking at capacitance C, then you have to find the voltage. What you have to find? Voltage. वोल्टेज आपको मिल गया तो Q में डिवाइड करना है। वोल्टेज कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज कैसे मिलता है सर, क्या पता? तो फिर लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के पढ़े हुए हैं हमारे पास हार्ड डिस्क में। जिसके पास कंप्यूटर हो वो हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है। HD क्वालिटी के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। F बराबर माइनस du/dr वाली कहानी आपको सबको बताई। एकांक आवेश के लिए जब इसको लिखें तो तीव्रताई बल होता है और स्थितिज ऊर्जाई विभव होता है। V बराबर माइनस E/dr, E.dr, और E और dr एक ही डायरेक्शन में होंगे तो डॉट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी विद्युत क्षेत्र आपको मिल जाएगा मोटे मोटे तौर पर, तो आपको क्या मिल जाएगा? विभव मिल जाएगा और धारिता मिल जाएगी। मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है इस चैप्टर में, और ये एक ही मेरे लिए तारणहार है। आप भी एक कोई तारणहार बनाएं। अलग अलग लोगों से अलग अलग उम्मीदें रखोगे तो फिर दुख होगा। तो क्या कैलकुलेट करें? E कैलकुलेट कर लें। मैंने इस पे E कैलकुलेट करना है, मान लो किसी पॉइंट पे। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ माइनस माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र का यदि निरूपण करना चाहें तो निरूपण ऐसे कर पाओगे? प्लस से निकलती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं और माइनस पे होती हुई ख़त्म। ये बातें हमने बखूब भी किया है। कैसे किया है? बखूब भी। लेकिन यहाँ किनारे हैं, और किनारे है तो आवेश घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि एरिया कम है। कम एरिया पे ज़्यादा आवेश चिपका पड़ा है। कम एरिया पे ज़्यादा आवेश चिपका पड़ा है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित हुई जाएगी आइडियल केस में। यानी प्लेट के किनारों पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जैसे अंदर है, अंदर वाला विद्युत क्षेत्र कैसा है? समरूप है, यूनिफॉर्म है। लेकिन ये कैसा विद्युत क्षेत्र है? असमरूप। किनारों पे विद्युत क्षेत्र जो होता है, किसके किनारों पे? समांतर प्लेट संधारित्र के किनारों पे पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र में असमरूपता पाई जाती है, और इसको हम असरूप नहीं यार, असमरूप, और इस प्रभाव को हम उपांत प्रभाव बोलते हैं। एज इफेक्ट बोलते हैं इसको। एज यानी किनारा, उपांत प्रभाव। तो उपांत प्रभाव क्या है? बेसिकली समांतर प्लेट संधारित्र के किनारों के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का असमरूप प्रवृत्ति होना। तो क्या कैलकुलेट, हम इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं उपांत प्रभाव को नहीं मान रहा।
उपांत प्रभाव को नज़रअंदाज कर रहे हैं हम, नज़रअंदाज कर संधारित्र के मध्य, अभी तो निर्वात ही हम मान रहे हैं, निर्वात माध्यम की उपस्थिति मानकर, निर्वात माध्यम की उपस्थिति मानकर सर्वप्रथम क्या करें, विद्युत क्षेत्र की गणना करने पर, क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की गणना करने पर। अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र की गणना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की मदद से विभव पता चलेगा, और विभव पता चलेगा तो C पता चलेगा। तो इस पॉइंट P पे मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E @ पॉइंट P, क्या @ लिखोगे, लिख लो। तो पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र किसके कारण आएगा, इस धनावेश के कारण, और इस ऋणावेश के कारण, यानी E+ के कारण और E- के कारण, लेकिन दोनों की दिशा सेम ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि यहाँ पर एकांक धनावेश रखा हुआ है, और ये एकांक धनावेश जितना बल अनुभव करेगा अपने विसिनिटी में, अपने आसपास के आवेश के कारण, वही क्या है, उस बिंदु पर तीव्रता। तो यहाँ हमने यदि +1 कूलाम रखा हुआ है, तो ये +1 कूलाम इस धनावेश के कारण किधर बल अनुभव करेगा, इधर प्रतिकर्षित होगा। ऐसे ही ये +1 कूलाम धनावेश इस माइनस के कारण किधर अनुभव करेगा, बल इधर ही करेगा, क्योंकि माइनस है तो ये आकर्षित हो गए। यानी दोनों बल, यानी दोनों तीव्रताएं प्लस की और माइनस की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और हमें पता है कि ये बिंदु किसके नज़दीक है, इस धनावेश के नज़दीक है, और ये धनावेश कुचालक पट्टिका पे है, और कुचालक आवेश पट्टिका के नज़दीक विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने देखा कि कुचालक प्लेट के नज़दीक विद्युत क्षेत्र कितना होता है, σ/ε0 यदि निर्वात है तो। चालक पट्टिका के केस में हमने देखा कितना होता है, E/σ सारी 2ε0 और σ/ε0। ये बातें हम सीख चुके हैं। ये कुचालक पट्टिका के नज़दीक है पॉइंट पे। तो प्लस के कारण कितना आ जाएगा भाई, σ/2ε0, और माइनस के कारण भी डायरेक्शन की हमने बात कर ली कि दिशा इधर ही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे सीधे, σ/2ε0। अब कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि सर यहाँ तो सिग्मा प्लस है इस प्लेट के लिए और यहाँ सिग्मा माइनस है। जब यहाँ माइनस की आप बात कर रहे हो तो फिर यहाँ डायरेक्टली आप प्लस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फिर दिशा आप तय कैसे करोगे? जब आपने दिशा की बात कर ली है तो फिर मान रखना है, केवल पुट करना है, और जब आप कहोगे ना तो दिशा की बात नहीं करेंगे तो फिर मान के साथ पुट करना है। फिर यहाँ माइनस पुट करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो E का मान कितना आ गया, σ/ε0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिल गई। इन प्लेट के बीच में गैप कितना है भाई, D। तो विभवांतर कितना है, प्लेट विभवांतर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। डेल्टा V कैलकुलेट कर देता हूं मैं। प्लेट विभवांतर V, यहां से यहां तक जाने में V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी V माइनस प्लस V प्लस। और आपको पता है कि ये डिस्टेंस जब B है तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू D बोल सकता हूँ मैं। कैसे सर, ऐसे कैसे बोल दिए, ऐसे बोल दिए। E बराबर, ये तो अंतर है, और जब फाइनल रिजल्ट 0 ले लो तो इसको मैं V/R बोल सकता हूँ। तो V बराबर क्या बोल सकते हैं, E इंटू R। E
का फॉर्मूला प्लस माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है और v का फॉर्मूला प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर होता है। कितने का फ़र्क होता है? एक आर का ही तो फ़र्क होता है। 1 अपॉन आर इंटू के क्यू बाई आर यानी v बाई आर इक्वल टू ई यानी v बराबर ई आर। तो ये डेल्टा v क्या हो गया? e इंटू डी। और विभवांतर यानी विभव यदि आपको मिल गया है तो c मिल जाएगा। आते धारिता क्या हो जाएगा भाई? धारिता के फॉर्मूले से Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V Q का मान Q और डेल्टा V का मान ED, Q बाई ED। एक तो ये फॉर्मूला है, ये कपड़े हैं, फॉर्मूला तो एक ही होता है, कपड़े अलग अलग होते हैं। आदमी सेम ही होता है, कपड़े हो जाते हैं चेंज। तो एक तो इन कपड़ों में इनको पहचानना है, धारिता का हो गया गणना बस। और क्या है? नहीं सर कपड़े चेंज करो, तो कपड़े चेंज कर लो। तो C बराबर क्या मिला? Q डिवाइडेड बाई AD। क्योंकि Q क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं आवेश घनत्व के रूप में, नहीं लिख सकते क्या? और E ये क्योंकि E बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो सिग्मा बटा A और ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन जाएगा ऊपर और D का D, सिग्मा गेट्स कैंसिल आउट। तो C का अलग कपड़ा क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक प्रसिद्ध सूत्र आपको प्राप्त हुआ, फेमस फॉर्मूला, पॉपुलर फॉर्मूला। जो संधारित्र पढ़ता है वो इतराता है कि उसको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। यानी C तीन चीज़ों का फलन है। एक तो परावैद्युतांक, क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता का। विद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही धारिता ज़्यादा होगा। और विद्युतशीलता ज़्यादा किसकी होगी? जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा हो। दूसरा, एरिया जितना ज़्यादा होगा, आकार जितना ज़्यादा होगा, धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। और तीसरा, पृथक्करण जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ही कम होगी। तो एक अच्छे संधारित्र की खूबी क्या है? अच्छे संधारित्र की खूबी होगी कि एरिया जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। अंदर निर्वात की बजाय ऐसा माध्यम उपस्थित हो जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा है, या ऐसा माध्यम उपस्थित हो जिसकी विद्युतशीलता ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेटर है। और दूरी जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ये किसकी बातें हुई? ये बातें हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो देख लिया आपने एक बार फिर से कि समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ने पर इस बात पर फिर ठप्पा लग जाता है कि धारिता किस पे डिपेंड करती है? आवेश और विभव पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ज्यामिति पर डिपेंड करती है और उसके आकार पर डिपेंड करती है। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। कौन हो गया ये? समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छा सर, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आपने बताया नहीं। आपको कैसे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सब पता है तो बता देते हैं, फिर प्रश्न पूछते रहोगे। C बराबर Q बाई V आपने बताया, लेकिन जब कैलकुलेट किया तब Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V लिखा। ऐसा काहे सर? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे विभव और विभवांतर सेम ही होता है। जी नहीं, सेम तो नहीं होता।
विभवांतर तो V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। सेम हो सकता है जब V इनिशियल 0 हो, तब डेल्टा V को V फाइनल बोल सकते हैं हम। और यहाँ प्लेट में आप देखिए कि ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है। हमें तो इस प्लेट का क्या चाहिए, विभव चाहिए। और इस प्लेट का विभव, यहाँ पे विभव किसकी उपस्थिति से होगा, इसकी उपस्थिति के कारण होगा, ऋणात्मक आवेश के कारण सिर्फ, क्योंकि खुद का खुद पर विभव नहीं होता। न्यूटन का तीसरा नियम अनुमति नहीं देता है। हाँ, तीसरा नियम यहाँ कहाँ आ गया, नहीं बताएंगे, किसी और टीचर को परेशान करना देखे। कौन सा नियम, तीसरा नियम इस बात की अनुमति नहीं देता कि खुद के आवेश के कारण विभव हो। इस पे आवेश इस नेगेटिव के कारण होगा और इस पे आवेश इसके कारण होगा। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो यहाँ का विभव तो आप एक तरह से 0 कंसीडर कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो विभव होगा इस प्लस के कारण होगा, उसको आप V प्लस बोल सकते हो। तो जब डेल्टा V लिखोगे तो डेल्टा V क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल क्या है, V प्लस के कारण, और V इनिशियल क्या है, वो तो 0 है। तो डेल्टा V की जगह क्या हो गया, V फाइनल। और V फाइनल आप लिख ही सकते हो A इंटू D। बस बातें हुई क्लियर। अरे न्यूटन का तीसरा नियम क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि खुद पर खुद का कोई बल नहीं लगता। खुद पर खुद का कोई बल नहीं लगता। ये फर्श पूरी तरह से चिकना हो तो मैं कितनी कोशिश करूं, मैं यहां से जा सकता हूं क्या खुद के अंदर परिवर्तन करके। आंतरिक बल जो हैं उनसे किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आता है। आपको प्रतिक्रिया जब मिलती है बाहर के परिवेश से, तभी आप कुछ कर पाते हो। हवा में गिर रहे हो और आप चाहो कि नहीं मैं इधर चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं, आप जा सकते हो क्या? जिधर जा रहे हो उधर ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यदि हवा में गिरते वक्त इधर जाना चाहो तो इधर पुल लगाना पड़ेगा। अब इधर तो हवा है, आपका एक्शन रिसीव ही नहीं होगा। एक्शन रिसीव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, और रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आप कितना ही जोर आजमाइश कर लो, वो जोर आजमाइश काम ही नहीं आएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत हो रहा है। देखो नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक substance present in capacitor, यानी प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन कैपेसिटर। संधारित्र में किसकी उपस्थिति, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति। ध्रुवण के बारे में थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि आकार बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, पृथक्करण कम करोगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी, आवेश को फिक्स करते हुए विभव में कमी करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि परावैद्युत पदार्थ लेंगे तो धारिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो देखिए हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे ही बस इसका साइड व्यू दिखा देते हैं। ये प्लस 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 लाप्लास, लाप्लास नहीं यार, प्लस प्लस लाप्लास ऊंची चीज़ है, अभी आपको नहीं समझ में आएगी। जब ग्रेजुएशन की क्लास आप अटेंड करोगे तब समझ पाओगे। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लस क्यू चार्ज टोटल और माइनस क्यू चार्ज। मैं इसमें क्या भर देता हूँ, एक तरह का इंसुलेटर भर देता हूँ, जो पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं है। विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन उसमें हो सकता है। इंसुलेटर का मतलब तो क्या हो गया कि प्लस और माइनस अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, प्लस और माइनस अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। परावैद्युत पदार्थ है मतलब थोड़ा बहुत हिल सकते हैं लेकिन गति नहीं कर सकते। ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी मैंने ले ली। तो परावैद्युत पदार्थ तो दो तरह का है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर है तो उनके पास द्विध्रुव हैं लेकिन व्यवस्था अनियमित है।
और नॉन पोलर है तो प्लस और माइनस का केंद्र एक ही जगह है, तो कोई सा ही ले लो चाहे आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो मैंने नॉन पोलर ले लिया, नॉन पोलर ले लिया तो प्लस और माइनस क्या था, एक जगह था, लेकिन इसको मैंने इसके अंदर भरा है। तो इस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र है, अभी अभी मैंने दिखाया था। ये संधारित्र है और इस संधारित्र में क्या उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र। यानी सर ये तो ऐसा ही केस हो गया, कौन सा केस, पराविद्युत पदार्थ बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। और ये तो हम जानते हैं कि पराविद्युत पदार्थ को जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका क्या रेस्पॉन्स आता है। तो क्या होगा, यदि ए ध्रुवीय है तो प्लस वाला इधर खींचेगा और माइनस वाला इधर, माइनस इधर प्लस इधर, यानी सेपरेशन हो गया, ध्रुवण हो गया, प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण पैदा हो गया, द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित हो गया। ये एक अणु की बात है। ऐसे दूसरे अणु का भी प्लस माइनस विस्थापित हो जाएगा, माइनस इधर और प्लस इधर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही 3 अणुओं की लेयर ले रहा हूँ मैं, इसमें भी माइनस इधर विस्थापित प्लस इधर, प्लस तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो रहा है और माइनस किधर विस्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्यों, वही आकर्षण प्रतिकर्षण, और क्या क्यों। लेकिन भैया पढ़ाई नहीं करोगे तो समझ में आएगा कुछ नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। नहीं समझ में आएगा ये मैं आपको बता सकता हूँ, इतनी मेरी गारंटी है। समझ में आएगा आपको, इसकी मेरी गारंटी नहीं है। समझ में उन्हीं के आएगा जो पढ़ाई करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड है और इस वजह से वही समझ पाएगा जिसने ये बातें पढ़ी हैं। तो देखो क्या हुआ, ध्रुवण हुआ, और ये बात हम पहले से ही जानते थे। क्या जानते थे, जब किसी, हम जानते हैं, वी नो दैट when a dielectric substance is placed in external electric field, polarization takes place। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ध्रुवण की घटना प्रेक्षित होती है, ध्रुवण की घटना प्रेक्षित होती है। जब आप इस सब्जेक्ट के मास्टर हो तो आप किसी भी तरह से, किसी भी तरह के शब्दों से अलंकृत कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा ध्रुवण की घटना प्रेक्षित होती है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण, या द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित होता है, द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित होता है। जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। कैसे प्रेरित हो जाता है ये भी नहीं भूलना चाहिए। जब पोलर को, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को रखते हो तब तो द्विध्रुवीय संरेखित हो जाते हैं, और द्विध्रुवीय संरेखित होंगे तो भी द्विध्रुवीय आघूर्ण नया क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। और जब नॉन पोलर को, अध्रुवीय को रखते हो तो द्विध्रुवीय आघूर्ण कैसे प्रेरित होता है, पहले से तो कोई द्विध्रुवीय है नहीं उसमें, तब द्विध्रुवीय बन जाते हैं, तब नए द्विध्रुवों का निर्माण होता है, नए द्विध्रुवीय निर्मित होते हैं। क्यों, आवेश विस्थापन के कारण। तो माइनस इधर शिफ्ट हुआ, प्लस इधर शिफ्ट हुआ। ये तो एक एक अणु की बात हुई है ना, क्योंकि अणु तो बहुत सारे, मैंने तो सरलता के लिए 3 ही लेयर दिखाए हैं कि 3-3 अणुओं की लेयर से बना हुआ है। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, तुम प्लस गए अपने पड़ोसी से, तुम प्लस माइनस से खत्म, खत्म भैया, खत्म खत्म यार, खत्म 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 खत्म, नज़दीक हो यानी 0 ही है, तुम भी खत्म हो गए। पड़ोसी ले डूबे तुम्हें, पड़ोसियों से सावधान, पड़ोसी ले डूबे। मेरे को कौन खत्म करेगा, कोई नहीं करेगा, मैं तो इसके नज़दीक हूँ लेकिन इतना पड़ोसी भी नहीं हूँ।
हमारे बीच में तो कुछ परिमित दूरी है, बिल्कुल है। तो ये प्लस प्लस तो इस पे पड़ा हुआ है, ये तो प्लेट का अपना है, ये तो संधारित्र का है बाबू, प्लस क्यू, और ये इसका माइनस क्यू भी पड़ा है। और इस माइनस क्यू और प्लस क्यू की व्यवस्था के कारण इसमें जो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र को मैंने मान लो ई नाम दे रखा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर का है निर्वात की उपस्थिति में, और जब आपने इसमें प्लेट रख दिया, कौन सा प्लेट, परावैद्युत पट्टिका रख दिया, तो परावैद्युत पट्टिका के इस किनारे पे क्या पैदा हो गया, माइनस प्लस के नज़दीक तो ले डूबा नहीं है, इनके बीच में इतनी दूरी है कि इनका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये निरस्त नहीं हो पा रहे, वहाँ अणु अणु से अटैच ही थे इसलिए। और ये प्लस प्लस, इधर प्लस रह गया, यानी परावैद्युत पट्टिका के उस किनारे पे जो धनात्मक प्लेट के नजदीक है ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है, और परावैद्युत पट्टिका की उस सतह पे जो ऋणात्मक प्लेट के नजदीक है उस पे धनावेश प्रेरित हो जाता है। यानी एक तरह से इसमें भी नया विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। किसमें, परावैद्युत पट्टिका में यह विद्युत क्षेत्र प्रेरित हुआ है, इसका जन्म हुआ है यहाँ। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस परावैद्युत पदार्थ ने बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन किया है, एक नए विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व आया। ये इंड्यूस्ड है, आई में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, डैश लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा कैसी है, इस विद्युत क्षेत्र का विरोध करने वाला है। यानी ये जो है प्रभाव इस कारण का विरोधी है। ये बाप है इसका, ये बेटा है। तुम देख लो फिजिक्स की इस दुनिया को, बेटा बाप के अगेंस्ट है, कारण का विरोध हो रहा है, किसके द्वारा, प्रभाव के कारण। यानी ओवरऑल यदि हम कैपेसिटर के नजरिए से देखें, फ्रॉम कैपेसिटर पॉइंट ऑफ व्यू, कैपेसिटर पॉइंट ऑफ, तो ये माथा पकड़ के बैठा हुआ है। क्या हुआ कैपेसिटर, क्या कर दिया सर आपने, मेरे अंदर निर्वात ही अच्छा था, वायु ही अच्छी थी। क्यों, अरे वायु था तो मेरा विद्युत क्षेत्र ही था, आपने घुसेड़ दिया इसमें परावैद्युत पदार्थ, और उस परावैद्युत पदार्थ में मेरे ही कारण एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, और वो विद्युत क्षेत्र मेरे ही विपरीत दिशा में पैदा हुआ। यानी ओवरऑल अब मेरा विद्युत क्षेत्र तो कम हो गया। कितना कम हुआ, जितना इंड्यूस्ड हुआ है, जितना विद्युत क्षेत्र प्रेरित हुआ है, उतने की मात्रा से कम हो गया। तीसरा आदमी सुन रहा है इन बातों को, ओ हो, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। कैसे, तुम्हारा यार विद्युत क्षेत्र अच्छा था, अच्छे खासे विद्युत क्षेत्र के धनी थे तुम कैपेसिटर, परावैद्युत पदार्थ के इंसर्शन से जैसे ही परावैद्युत पदार्थ तुम्हारे अंदर रखा गया, तुम्हारे विद्युत क्षेत्र में कमी आ गई, तुम्हारे विद्युत क्षेत्र में क्या आ गई, कमी आ गई। ए बाबा, ज़्यादा सिंपैथी नहीं दिखाना, ज़्यादा सिंपैथी का दिखावा नहीं करो, कोई दुख की बात नहीं है। नई ऊर्जा का संचार होता है कैपेसिटर में, क्योंकि उसे कुछ याद आ जाता है, एक नई उमंग, नई ऊर्जा, नया उत्साह, चेहरे पे रौनक लौट आती है। विद्युत क्षेत्र में कमी हो गई मेरे, हाँ, बड़े सुकून की बात है ये तो। विद्युत क्षेत्र में कमी हुई है मतलब मेरे विभव में भी कमी हुई है। विद्युत क्षेत्र में कमी हुई है मतलब मेरे विभव में भी कमी हुई है, और मेरे विभव में कमी हुई है मतलब मेरी धारिता में वृद्धि हुई है।
यही तो मैं चाहता हूँ, मेरा तो यही प्रयोजन था, मेरा तो निर्माण ही इसी उद्देश्य से हुआ था। मेरा उद्देश्य मजबूत हुआ है। परावैद्युत पदार्थ मेरा दुश्मन बन के नहीं आया, मेरा सपोर्ट बन के आया है, मेरा साथी बन के आया है। जब किसी संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो ध्रुवण की घटना के कारण परावैद्युत पदार्थ में नए विद्युत क्षेत्र का प्रादुर्भाव होता है, जिसकी दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है और परिणाम स्वरूप नेट विद्युत क्षेत्र में कमी आता है, यानी नेट विभव में कमी हो जाता है। और नेट विभव में कमी होने के कारण इस सिस्टम की धारिता में वृद्धि हो जाती है, यानी परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता क्या होगी? ज़्यादा होगी। संधारित्र की धारिता क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? और इस बात को यदि आप समझ पाए हो तो थोड़ा सा मैथ्स है उसको हम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जब कोई परावैद्युत पदार्थ किसी संधारित्र में रखते हैं तो संधारित्र की धारिता का एक्चुअल मान कितना आता है, ये तो हमें पता चल रहा है। ये तो एक तरह से क्वालिटेटिव डिस्कशन है, क्वालिटेटिव नॉलेज हमें मिला है। गुणात्मक रूप से हम कह पा रहे हैं कि भाई परावैद्युत पदार्थ अच्छा है, रखोगे तो धारिता में कमी आएगा, नई धारिता जो होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन यदि हमें क्वांटिटी का व्यू चाहिए, यदि हमें संख्यात्मक विवेचना चाहिए कि नहीं, हमें तो डाटा चाहिए कि भाई परावैद्युत पदार्थ आप ये रख रहे हो, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ तो बहुत तरह के हो सकते हैं। माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है आपका, या फिर मोम वगैरह कुछ हो सकते हैं। और उनमें भिन्नता क्या होगी? भिन्नता होगी उसके परावैद्युतांक में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी में, रिलेटिव परमिटिविटी में। और परावैद्युतांक अलग अलग होगा तो नई धारिता का मान कितना होगा उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। यानी एग्जैक्ट फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे कि नई धारिता परावैद्युतांक की उपस्थिति में कितनी आएगी। लेकिन उससे पहले हम ये कैलकुलेट करना चाहेंगे थोड़ा सा मैथ से। मैथ क्या है कि हम ये देख पा रहे हैं कि परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर यहाँ प्लस वाली पट्टिका के नज़दीक माइनस वाली पट्टिका का निर्माण हुआ और माइनस वाली पट्टिका के नज़दीक प्लस वाली पट्टिका का निर्माण हुआ। तो यहाँ कोई आवेश घनत्व तो आया ही होगा, उसको मैं माइनस सिग्मा बोल सकता हूँ। लेकिन वो जरूरी थोड़ी है कि इसके पास जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वही पृष्ठ आवेश घनत्व इसके पास हो। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया अलग हो सकता है, वो संधारित्र के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। तो इस पर मैंने प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व दिखा दिया कि ये माइनस सिग्मा पी है और इस पे प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा पी। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, माइनस क्यू डैश, और इस पे प्लस क्यू डैश, और इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके कैलकुलेशन के लिए हम इस बोर्ड को रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बातें हैं बच्चों फिजिक्स की। इतना सरल सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों के लिए और इतना बुरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि पूछो मत। कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है आपकी, केवल एक ही काम है पढ़ाई करने का, बाकी कोई कांस नहीं है, किसी तरह की कोई कांस नहीं, कोई चिंता नहीं। सुबह उठो तब भी पढ़ाई, सो तब भी पढ़ाई, दोपहर तब भी पढ़ाई। कितने आनंद के दिन हैं। इतना पढ़ लो कि फिर मन में ना रह जाए पढ़ाई करना। ये जो 5-5 महीने से बैठे हुए हैं ना, इनमें इनर्सिया, मेंटल इनर्सिया प्रोड्यूस हो रहा है। अभी तो फिजिक्स का जलवा देखा कहाँ है इन्होंने। जब 10 महीने बाद फिर से किताबों की तरफ ये लौटेंगे तब इनको एहसास होगा कि जड़त्व केवल किताबी बात नहीं है। यदि बौखलाहट उनके नहीं हो जाए तो हम यहीं बैठे हैं। देर सवेर फिर इनको साइंस से पल्ला झाड़ना ही पड़ेगा। तो खुशकिस्मत हो आप लोग।
जो इस आपदा में आगे बढ़ रहे हो। जब आपदा आती है तभी प्रतिद्वंदियों से आगे जाया जा सकता है। नॉर्मल डेज में तो सब अपना एफर्ट लगाते हैं। कोई टीचर का प्रेशर नहीं है, पैसिव स्टडी, एक्टिव सिर्फ आपको ही होना है। तो देखो ये पिक्चर है, ये पिक्चर उधर बनाते हैं यार, यहाँ मैथ्स करते हैं। ये प्लेट संधारिता रही है, इसके पास धनावेश है कितना, प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू। समांतर प्लेट संधारिता है और हमने इसमें रखा परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवण की घटना हुई, यदि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ लिया तो द्विध्रुवीय संरेखित हुए ऐसे 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 ऐसे, तो भी इधर माइनस माइनस ही बचा और इधर प्लस प्लस ही बचा। और अध्रुवीय लोगे तो आवेशों का विस्थापन हुआ, तो भी यहाँ माइनस ही बचा और उधर प्लस ही बचा। यानी परावैद्युत पदार्थ कोई सा ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल रिजल्ट एंड प्रोडक्ट इज सेम। एंड प्रोडक्ट क्या है? परावैद्युत पट्टिका की वो सतह है जो संधारित्र के धनावेशित सिरे के नज़दीक है, उस पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी माइनस क्यू प्रेरित, इंड्यूस्ड, पोलराइज्ड, तो P मैंने माइनस क्यू पे लिख दिया। इस पे जो आवेश प्रेरित हुआ उसको मैंने प्लस क्यू पे रख दिया। ये तो आवेश की भाषा में बात हुई। यदि हम पृष्ठ आवेश घनत्व की भाषा में बात करें तो माइनस सिग्मा P और ये प्लस सिग्मा P। इसके लिए भी पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बात करें तो प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। यानी इस प्लेट का बाहरी विद्युत क्षेत्र जो था, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अनुपस्थित था तब विद्युत क्षेत्र कितना था, मान लो E, और इसकी उपस्थिति के कारण एक नया विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया जिसकी दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र को अपोज करने वाली है। विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया जिसको मैं EP बोल देता हूँ, क्योंकि पोलराइजेशन के कारण ये सारे कारनामे हुए हैं। तो ये नया विद्युत क्षेत्र EP, यानी ओवरऑल E क्या हो गया, डाउन चला गया। तो हम लिख देते हैं, माना परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कुछ ना कुछ होगा, जिसका परावैद्युतांक एप्साइन R हो, की अनुपस्थिति में संधारित्र संबंधित विद्युत क्षेत्र, संधारित्र संबंधित विद्युत क्षेत्र कितना है, E, तथा परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में ध्रुवण की घटना के फलस्वरूप परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र का नाम भी हम प्रेरित रख सकते हैं क्योंकि ये ध्रुवण के कारण प्रेरित हुआ है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP है। अतः नेट E कितना हो जाएगा, E नेट एक तो E जो पहले था और उसमें से माइनस हो गया क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, कितने की, EP की।
तो E बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन एप्साई नोट, और ई पी बराबर क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा पी अपॉन एप्साई नोट। ए बराबर, यही तो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, क्योंकि ए बराबर सिग्मा एप्साई नोट। तो यहाँ तो सिग्मा है सिर्फ, तो ई के लिए सिग्मा अपॉन एप्साई नोट, लेकिन यहाँ सिग्मा अलग है, वो सिग्मा पी है, तो सिग्मा पी अपॉन एप्साई नोट ई पी के लिए, यानी ई नेट बराबर क्या हो गया, ये ध्यान देने वाली बात है। ई नेट बराबर क्या हो गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्साई नोट। एक तो ये बात, तथा एक दूसरी बात जो पढ़ी हुई है आपके पीछे के चैप्टर्स में, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, परावैद्युतांक की परिभाषा से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से परावैद्युतांक यानी एप्साइन आर की परिभाषा को इन्वोक कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं की परिभाषा से। परावैद्युतांक पदार्थ की परिभाषा क्या होती है कि एप्साइन आर जो होता है वो आपका क्या होता है, या फिर विद्युत क्षेत्र के लिए यदि हम लिखें तो विद्युत क्षेत्र ई जो न्यू आता है वो ई निर्वात में डिवाइडेड बाय मीडियम में क्या हो जाता है, उसका एप्साइन मीडियम का आर। ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा इसका फर्स्ट चैप्टर में। एप्साइन आर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, निर्वात में वैक्यूम में विद्युत क्षेत्र डिवाइडेड बाय मीडियम में विद्युत क्षेत्र, इसी को मैंने यूज़ किया है। मीडियम यहाँ कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक है तो न्यू हमारे पास नेट ही है, क्योंकि ई नेट हम उसी को बोलते हैं जब डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत की उपस्थिति में हो। तो ई नेट बराबर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ई अपॉन एप्साइन आर, ये इक्वेशन 2 दिया जाता है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 और सेकंड से सिग्मा माइनस सिग्मा पी एप्साइन नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डिवाइडेड बाई, और ई को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्साइन नोट, सिग्मा अपॉन एप्साइन नोट, और ये एप्साइन आर। तो एप्साइन नोट से एप्साइन नोट क्या हो गया, कैंसिल। उधर लिख दें क्या, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं इस व्यवस्था को। तो देखो मेरे पास क्या मिल गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन कुछ नहीं इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइन आर। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, आपकी डिमांड पे डिपेंड करेगा। यदि आप ये कैलकुलेट करना चाहो कि सिग्मा पी क्या है, यानी परावैद्युत पदार्थ को जब आपने समांतर प्लेट संधारित्र में रखा है तो परावैद्युत प्लेट की सतह पर कितना पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित हुआ है वो जानना चाहते हो तो वो मिल जाएगा। और आपको ये चाहिए कि नहीं मेरे को तो ये सिग्मा चाहिए, समांतर प्लेट संधारित्र की पृष्ठ पे जो सिग्मा है वो किसकी टर्म में, सिग्मा पी की टर्म में चाहिए, तो वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे वो आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत क्या है। तो हम सिग्मा पी यदि कैलकुलेट करना चाहें तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिग्मा पी उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो सिग्मा कॉमन ले लूँगा मैं, 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइन आर, यानी सिग्मा पी बराबर क्या मिल गया आपको, सिग्मा एप्साइन आर माइनस 1 और अपॉन एप्साइन आर। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। क्या है ये, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट। दूसरा, यहाँ से आप सिग्मा भी कैलकुलेट कर सकते थे, वो आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है, आप सॉल्व कर लेना इसको कि सिग्मा क्या आएगा। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए कुछ मत छोड़ो सर, आप बता ही दो हमें। तो सिग्मा को मैं इधर लेके आ जाऊँ, सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन माइनस एप्साइन आर, और ये फिर जाएगा उधर तो माइनस का सिग्मा पी होगा, यानी सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा आपको, सिग्मा पी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्साइन आर माइनस 1। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। नेक्स्ट, ध्रुवण सदिश के बारे में भी आपने पढ़ा है।
ध्रुवण सदिश को मैं और इन्वोक कर रहा हूँ, P को ध्रुवण सदिश की परिभाषा से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिजल्ट से पता चल जाएगा। कुछ प्रक्रम का सिग्निफिकेंस महत्ता हमें तब पता चलता है जब उनके रिजल्ट की खूबी का पता चले। तो ध्रुवण सदिश की परिभाषा से हम जानते हैं कि ध्रुवण सदिश जो है, जिसको मैंने P डैश कहा था, मैं यहाँ P लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला मिला हमें, xi e इंटू ई, मिला था कि नहीं मिला था। लीड्स के बारे में हमने पढ़ा था। लीड्स मतलब लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा कि प्रेरित द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन जो है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और उसकी दिशा में होता है। तो यहाँ E के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये E कहीं से भी आप देख लो, ये क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइन नोट टर्म में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, या फिर आप E नोट को यदि देखना चाहो तो E अपॉन एप्साइन R के टर्म में भी देख सकते हो। तो मैं इसको E अपॉन एप्साइन R के टर्म में दिखाऊं, या फिर आपको सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइन R के टर्म में, सॉरी एप्साइन नोट के टर्म में दिखाऊं, एक ही बात है। यानी P बराबर में क्या लिख सकता हूँ, xi e, ये सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइन नोट। इतना परेशान होने वाला मैथ्स भी नहीं है, और फिजिक्स में मैथ्स से परेशान हो गए तो भैया फिर आपका तारणहार कौन होगा, आपका अभ्यास। तो देखो P को मैं सिग्मा P के बराबर भी लिख सकता हूँ, यह है नई बात, और कोई बात नहीं है। P को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, सिग्मा के बराबर, सिग्मा P के बराबर। कैसे, ये देखो आप, ये मिटा रहे हैं। ध्रुवण सदिश क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाय, ये डाइपोल वाला P है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे डिफाइन किया है हमने। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज इनटू लेंथ होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या छुपा रहता है, लेंथ और एरिया छुपा रहता है, और लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कैंसिल आउट। और Q बाई ए क्या होता है, सिग्मा। एक नई बात पता चली, ध्रुवण सदिश पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। और यहाँ ध्रुवण सदिश हम परावैद्युतांक की उपस्थिति में पढ़ रहे हैं, तो ध्रुवण सदिश P बराबर में क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा P। अब यहाँ से आप किसके लिए रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो सिग्मा P के लिए रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो xi e के लिए रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको चाहिए क्या। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नई इक्वेशन ही बना देते हैं। तो देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइन नोट को मैं सिग्मा अपॉन एप्साइन नोट एप्साइन R लिख सकता हूँ। तो xi e सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्साइन नोट को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा एप्साइन नोट और एप्साइन R, और ये मेरे पास है इक्वल टू सिग्मा P। यहाँ से आप जो चाहो वो सॉल्व कर सकते हो, जो चाहो मतलब क्या, xi को सॉल्व कर लो, चाहे सिग्मा P को सॉल्व कर लो। बाकी आपके रिलेशन है, थोड़ा सा मैथ्स आप कर ही लेंगे। कौन सा मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, इस मैथ्स की, सिग्मा P के लिए रिलेशन आया होगा। तो यहाँ सिग्मा P का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू, और इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एप्साइन नोट एप्साइन R, और ये आपका है सिग्मा एप्साइन R -1 अपॉन एप्साइन R। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्साइन R से एप्साइन R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये x xi e वैद्युत प्रवृत्ति जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया, एप्साइन नोट इंटू एप्साइन R -1। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से आप एक चीज़ और सॉल्व कर सकते हो, एप्साइन R को भी सॉल्व कर सकते हो। एप्साइन R को जब आप सॉल्व करोगे
तो एप्साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जाई ई अपॉन एप्साइन नोट प्लस 1 लिख सकते हैं हम, यानी ये क्या हो जाएगा, जाई ई प्लस एप्साइन नोट अपॉन एप्साइन नोट। तो ये एप्साइन आर आपका आ जाएगा, बस इसको ऐसे लिखो या कैसे ही पढ़ा रहने तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कितना चेंज करवाओगे सर, सारा चेंज यहीं करवाओगे क्या, देखो और क्या चेंज कर सकते हो। एप्साइन आर के लिए यदि आप ये लिख रहे हैं तो मैं यहाँ से एक चेंज और कर सकता हूँ, वो क्या चेंज है, ये एप्साइन नोट लिखा मैंने, एप्साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्साइन एम डिवाइडेड बाई एप्साइन नोट और -1 परावैद्युत के परिभाषा से। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एप्साइन एम कैंसिल आउट हो जाएगा और उधर क्या चला गया, एप्साइन। तो जितने तरह के फॉर्म है सारे तरह के फॉर्म आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का टॉपिक मुझे लग रहा है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और चलो थैंक यू।